नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मास्क जरूर पहनिए। राजकुंद्रा मामले में मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर कि इस मामले में आरोपी उमेश कामत के पास से मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे हैं, जिसे उसने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनवाया था। इसके अलावा हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड किए गए 20 से 30 मिनट तक के करीब 90 वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ के दौरान राजकुंद्रा लगातार ये दावा करता रहा कि सभी वीडियो पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिक वीडियो है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अभिषेक, देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ वीडियो हाथ लगे, क्या उससे क्या पता चल रहा है? देखिए, ये वीडियो बताने के लिए साफ है कि कहीं ना कहीं ये किस तरीके से एक प्रॉपर नेक्सस के तौर पे ये पूरा जो खेल चल रहा था, ये पूरा बिजनेस चल रहा था, वो चल रहा था। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और जो हाथ लगी, उसमें क्राइम ब्रांच को पता चला कि ये जो पॉर्न वीडियो हैं, इसकी कॉपीराइट के लिए भी एक लीगल टीम तैयार थी। और इस लीगल टीम के जरिए ये देखा जा रहा था कि कहीं इस पॉर्न वीडियोस को जो राजकुंद्रा या उनकी टीम या उनके लोग शूट कर रहे थे, वो अगर कोई दूसरी साइट से जाता है या दूसरा कोई डालता है तो उसको कैसे नोटिस भेजा जाएगा और किस तरीके से उस पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर के तैयारी थी, उसको लेकर एक लीगल टीम तैयार थी। साथ ही इस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके के 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें उनकी लीगल टीम के लोग, उनके पार्टनर्स, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और इससे जुड़े सारे लोग, ताकि इसकी एडिटिंग से लेकर के पब्लिशिंग तक सारी चीजें और उसके पब्लिशिंग के बाद का जो बिजनेस है उसको कैसे काउंटर किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए थे। यानी साफ है कि ये पूरा नेक्सस, पूरा खेल एक बेहद ही सातिराना अंदाज से चल रहा था, ताकि कहीं न कहीं इसको ऑपरेट करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं इस पूरे खेल में इंडियन लॉ के तहत ना पकड़ में आए सारी चीजें, इसलिए इसको पहले फॉरेन भेजा जाता था और वहां से पब्लिश कराया जाता था, वहां की ऐसी साइट्स में पब्लिश कराया जाता था जिनके जरिए जो है जहां पर भी लीगल होता था और वहां से पब्लिश करा करके और यहां पर गूगल के जरिए सर्च किया जा सकता था। तो इसलिए पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब धीरे धीरे एक एक करके परतें खुलती जा रही है। बिल्कुल, और रहिए जरा आप साथ। देखिए, इन सब के बीच मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में राजकुंद्रा के दफ्तर पर कल क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। जांच टीम को कुंद्रा के ऑफिस के कई अश्लील वीडियो और दस्तावेज वहां से मिले। बाद में पुलिस ने पूरे ऑफिस को सील भी कर दिया। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इसी दफ्तर में अश्लील वीडियो की एडिटिंग की जाती थी और फिर उन वीडियो को लंदन भेजा जाता था। पोर्नोग्राफी वीडियो मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कल राजकुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान उस सर्वर को सील कर दिया जिसके जरिए अश्लील वीडियो यूके भेजे जाते थे। जिस दफ्तर में छापेमारी की गई, मेरे पीछे ये दफ्तर है, ये लोटस ग्रैंडोर जो जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में इमारत है, इसी के 15वें फ्लोर पर राजकुंद्रा का दफ्तर है। बियान कंपनी जिसका नाम जांच में सामने आया है, वही दफ्तर यहाँ पर है। और इसी दफ्तर में कल शाम को क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है। इस दौरान सबसे पहले उस सर्वर को सील किया जाता है जिसके जरिए तमाम अश्लील वीडियो शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद यूके भेजे जाते थे और फिर वहां पर पब्लिश अलग अलग वेबसाइट और ऐप पर किए जाते थे। सबसे अहम चीज कि यही वो दफ्तर है, क्योंकि यहीं पर अश्लील वीडियो बनने के बाद जो है यहाँ पर उसकी एडिटिंग होती थी। एडिटिंग के बाद पूरी प्रक्रिया, जब वीडियो फाइनल हो जाता था
तब उसी सर्वर के जरिए उसे यूके भेजा जाता था। दिवाकर, दफ्तर में छापेमारी हुई, कई सबूत हाथ लगे हैं। जाहिर तौर पर कल देखिए 23 तारीख है, रिमांड पर लिया गया है राज कुंद्रा को। कल ये रिमांड खत्म हो जाएगी, ये सारे सबूत फिर कोर्ट में रखकर रिमांड आगे की लेने की तैयारी होगी। जाहिर तौर पर अर्पिता, क्योंकि मुंबई पुलिस जब राज कुंद्रा को कल कोर्ट में पेश करेगी तो उस दौरान उनके पास ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जिससे उनकी रिमांड फिर से ली जा सके। इसीलिए मुंबई पुलिस जब राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है और उसी पूछताछ के आधार पर जब मुंबई पुलिस को यह सुराग मिला था कि राज कुंद्रा के ऑफिस से ही सर्वर के जरिए जो है जो अश्लील वीडियो होते थे वो यूके भेजे जाते थे, इसी की जानकारी के बाद कल शाम को क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो राज कुंद्रा के दफ्तर पहुंचती है, वहां पर छापेमारी करती है और इस दौरान जो जानकारी क्राइम ब्रांच के लोगों से मिल रही है उसके मुताबिक कुछ अश्लील वीडियो भी छापेमारी में कुंद्रा के दफ्तर से बरामद किए गए हैं और इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज जो अश्लील पोर्नोग्राफी वीडियो से जुड़े हुए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इन्हीं दस्तावेजों को और साथ ही साथ जो अश्लील वीडियो बरामद किए गए हैं उसी के आधार पर जो है कल जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम फिर से एक बार से राज कुंद्रा की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। दूसरी अहम चीज जो ये ऑफिस है अर्पिता, यहीं पर सारी प्लानिंग होती थी, चाहे वो प्लान पहले का प्लान हो या प्लान बी की बात हो, हर प्लानिंग यहीं की गई थी। एक अहम चीज मुंबई क्राइम ब्रांच से और जानकारी मिली कि जो मॉडल्स के ऑडिशन ऑनलाइन लिए जाते थे वो इसी दफ्तर में बैठ के राज कुंद्रा, उमेश कामत लेते थे। दूसरी अहम चीज इस पूरे मामले में कि ये दफ्तर क्यों खास है, क्योंकि कुंद्रा का जो दफ्तर है ये बियॉन्ड कंपनी का जो नाम सामने आया है ये उसी का दफ्तर है जहां पर कुंद्रा हमेशा बैठते थे। रहिए आप जरा सा, देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आप तक पहुंचाएं न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर कि पॉर्न फिल्मों के कारोबार को चलाने के लिए राज कुंद्रा ने 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप HS अकाउंट था जो हॉटशॉट्स ऐप से जुड़े कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट और पॉर्न बिजनेस से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ था। दूसरा ग्रुप HS ऑपरेशन के नाम से था और इस ग्रुप में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग, एक्टर कौन होगा, उनकी पेमेंट कैसे होगी और फिल्म तैयार होने के बाद केंद्रीय कंपनी को कैसे भेजी जाएगी, इस पर काम होता था। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप HS टेकडाउन था और इस ग्रुप के जरिए पॉर्न फिल्मों की कॉपीराइट और पायरेसी पर नजर रखने का काम होता था। हॉटशॉट्स ऐप पर जो अश्लील फिल्में अपलोड की गई वो किसी और पॉर्न वेबसाइट या पोर्टल पर ना हो, इस पर भी नजर रखी जाती थी। और अगर किसी दूसरी वेबसाइट ने हॉटशॉट्स ऐप की अश्लील फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर डाली तो उसे लीगल नोटिस भी भेजकर कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया जाता था। इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन राज कुंद्रा ही था। अभिषेक, यानी बड़ी बात तो ये कि तीनों जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसके सारे सबूत अब सामने आ रहे हैं उसमें राज कुंद्रा एडमिन था। यह भी कहा गया कि कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया भी कई लोगों को गया था। क्या ऐसे कोई लोग भी सामने आए हैं? देखिए, कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने जालसाजी की बात कही है। कई मॉडल्स ने, जिसमें सागरिका हों या फिर दूसरे मॉडल्स कई सारे, जिन्होंने ये कहा है। पूनम पांडे ने कल एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशंस को राज कुंद्रा किस तरीके से मैनेज करता था उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता था। यानी अगर बात करें 3 व्हाट्सएप ग्रुप की तो तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का काम अलग अलग होता था। एक सब्सक्राइबर देखेगा, दूसरा कलाकार डिजाइन करेगा, कितने में कौन एक्टर एक्ट्रेस आएगा, उसका कितना पेमेंट होगा, और तीसरा उसके बाद लीगल का क्या ऑप्शन होगा। यानी जो 3 सिस्टम किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए होते हैं उन तीनों फंक्शन को बाकायदा अलग अलग ग्रुप से मैनेज किया जाता था। उससे बड़ी बात यह है कि 2019 में राज कुंद्रा ने कंपनी डेवलप की थी, कंपनी रजिस्टर की थी और उस कंपनी के जरिए जो हॉटशॉट्स का एक ऐप डेवलप किया गया और वहां पर जो मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी थी उसके साथ मैनेजमेंट करने के लिए अपनी कंपनी का टाई अप किया था। यानी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें ना दिखे और उसके बाद अगर ये इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है तो सीधे उनके अकाउंट पर पैसा नहीं आता। यानी वाया कई दूसरे अकाउंट से राज कुंद्रा
के पर्सनल अकाउंट में पैसा आता था और इसके लिए बाकायदा प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता था। यानी साफ है कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और ये पता था राज कुंद्रा को उनकी लीगल टीम के जरिए कि अगर इंडियन जो लॉ है उससे बचने के लिए तमाम सारे ऐसे एक्ट्स और तमाम सारी ऐसी धाराएं इसमें हैं जिसमें वो फंस सकते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए किस किस तरीके का लीगल ऑप्शन हो सकता है, उन सारे लीगल ऑप्शंस को उसमें रही जरा अभिषेक आप साथ। वहीं न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के कई चैट भी लगे हैं जो ये बताते हैं कि कैसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों को ऐप पर अपलोड करने के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था। खबर है कि 18 नवंबर को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के हॉटस्टार्स मोबाइल ऐप को हटा दिया था, जिसका कुंद्रा को पहले से ही अंदाजा था। इसलिए कुंद्रा ने चैट में लिखा कि अब प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी के तहत कुंद्रा ने एक दूसरा मोबाइल ऐप बॉलीफ्रेम शुरू करने की बात कही। मतलब ये कि कुंद्रा ने पहले ही बॉलीफ्रेम ऐप बना लिया था ताकि वो हॉटस्टार्स की जगह बॉलीफ्रेम के जरिए अश्लील फिल्मों को कारोबार उसका कर सके। वहीं अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए उन्हें दिखाने के लिए आरोप में राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी काली हकीकत भी अब सामने आ रही है। कुंद्रा के इस गोरख धंधे पर मॉडल पूनम पांडे और गहना वशिष्ठ ने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरे लॉयर्स के मना करने के बावजूद भी मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मैं तो भी एक नोन पर्सनालिटी हूँ, तो औरों के साथ क्या हो रहा होगा। इसका फुल स्टॉप कहाँ पर है ये जज करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दरख्वास्त करूंगी उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज़ बाहर आएं और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप आवाज़ उठाएं। मैंने राज के साथ 3 फिल्में की हैं। तीनों फिल्में इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वो तीनों फिल्में कोई भी पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती, कोई भी। हाँ, आई मीन इट। ना तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड है कि जहाँ पे आपको मेरा कोई भी प्राइवेट पोर्शन दिखेगा। मुझे जो कहा गया था, जो पेमेंट दी गई है वही पेमेंट दी गई, वही स्क्रिप्ट पे काम हुआ, जो ट्रायल में कॉस्ट्यूम पहने थे मैंने वही पहना। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं कि बाकियों के साथ गलत हो रहा है। उधर राज्यसभा में जासूसी के आरोपों पर हुए विपक्ष के हंगामे पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने जासूसी के आरोपों पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी छीनकर फाड़ दी। इससे पहले जैसे ही अश्विनी वैष्णव जासूसी के आरोपों पर जवाब देने के लिए उठे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राज्यसभा की कार्यवाही इसीलिए कल तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पेगासस जासूसी जो तथाकथित रूप से आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने लोगों की जासूसी कराई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और सरकार कह रही कि इस तरह की कोई जासूसी सरकार की तरफ से या सरकारी तंत्र की तरफ से नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष काफी दिनों से जवाब की मांग कर रहा था। सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया तो राज्यसभा में भी सूचना और तकनीकी मंत्री आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जब 2 बजे राज्यसभा में स्टेटमेंट अपना देने के लिए उठे और स्टेटमेंट देने की शुरुआत की, एक तरफ हंगामा हो रहा था, दूसरी तरफ शांतनु सेन जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीना और उसको फाड़ करके और जो सभापति होते हैं उनके आसंदी की तरफ फेंका। उसके बाद माहौल इतना गर्मा गया, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने इतना ज्यादा हंगामा करना शुरू किया और जब स्टेटमेंट फाड़ा गया तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक तरह से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। तो संसदीय परंपरा में इस तरह की जो घटना हुई है काफी कम देखने को मिलती है, जब किसी बिल की या किसी स्टेटमेंट की कॉपी को आप किसी मिनिस्टर के हाथ से छीन करके फाड़ दीजिए और उसके बाद हंगामा मच गया और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा कल तक के लिए। अरुण, एक बात बताइए, लगातार जवाब मांगा जा रहा है कि सरकार जवाब दो। अब जब सरकार जवाब देने के लिए वहां खड़ी होती है तो जो पेपर है उसको फाड़ देना, तो कैसे लेंगे विपक्ष जवाब? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि जब आप प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, सवाल पूछते हैं और संसद तो सवाल पूछे जाने का एक जरिया है और एक मंच है जहां पर आप सरकार को घेर सकते हैं। और दूसरी बात, राज्यसभा लोकसभा से इस मायने में अलग है कि लोकसभा में कोई मंत्री कोई बयान दे करके और निकल सकता है, राज्यसभा में नियम दूसरे हैं। राज्यसभा में अगर कोई मंत्री बयान देता है
और पूछने वाला उसके बयान से संतुष्ट नहीं है तो वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, यानी आपको दोबारा जवाब देना पड़ेगा, तिबारा जवाब देना पड़ेगा। और उस अपॉर्चुनिटी को विपक्ष ने खोया यहाँ पर, जहां उसको उनके स्टेटमेंट पर सफाई या फिर क्लैरिफिकेशन, दोबारा सवाल पूछने की मांग वो कर सकते थे, लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही एक तरफ हंगामा करना और दूसरी तरफ मंत्री के हाथ से उनके स्टेटमेंट की कॉपी छीन करके फाड़ देना। देखिए, पहले भी इस तरह के दृश्य हुए, लेकिन बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही कम होते हैं। जब महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी राज्यसभा में, तब आरजेडी के एक सांसद थे राजनीति प्रसाद, उन्होंने बिल को फाड़ा था। इक्का दुक्का ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन लोकतंत्र में और संसदीय प्रक्रिया में इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया पर कुठाराघात की तरह देखा जाता है इसको। तो कुल मिलाकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि राज्यसभा में जासूसी के आरोपों पर हुए विपक्ष के हंगामे पर बड़ी खबर ये कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने जासूसी के आरोपों पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी छीनकर फाड़ दी। इससे पहले जैसे ही अश्विनी वैष्णव जासूसी के आरोपों पर जवाब देने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये जो देखने को मिला, ये शायद ही कभी देखने को मिला हो, मंत्री बयान देने के लिए खड़ा होता है, वो सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है उन सवालों के जवाब देने के लिए खड़े होने पर जो कॉपी थी उसे ही टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने फाड़ दी। इसी बीच एक बड़ी खबर, अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी इस याचिका में। लेकिन बड़ा झटका अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा। जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई थी उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो सीबीआई की एफआईआर हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं, उसे खारिज कर दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है, अनिल देशमुख को एक बड़ा झटका बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसे रद्द कर दिया जाए। विवेक जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। विवेक, देखिए अर्पिता, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट को उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि इस पूरी जो पिटीशन में मांग की थी कि जो सीबीआई ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है 100 करोड़ की वसूली के मामले में, वो एफआईआर रद्द कर दी जाए, क्योंकि उस एफआईआर की कोई महत्व नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी थी, लेकिन आज जब ऑर्डर आया, जो फाइनल जजमेंट आया, उसमें अनिल देशमुख को बिल्कुल भी राहत नहीं मिली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की पिटीशन पूरी तरह से रद्द कर दी। तो दूसरी पिटीशन ये थी कि उन्होंने बोला था कि पूछताछ के लिए जब भी एजेंसी उन्हें बुलाए कम से कम 2 हफ्ते तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, वो पिटीशन भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। यानी कि जो अनिल देशमुख बार बार उम्मीद की हुई थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी, शायद एफआईआर रद्द करने की राहत उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उनकी जो पूरी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश, बड़ा ऑर्डर देते हुए अनिल देशमुख को बिल्कुल भी राहत नहीं दी है, उनकी जो पिटीशन थी उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सीबीआई के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है और ईडी लगातार। विवेक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। परेशानी की बात तो यह है कि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया। आपके सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से जुड़ी ये 6 तस्वीरें हैं, जो फिलहाल स्थितियां क्या हैं वो बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन स्थितियां एक जैसी ही आपको नजर आएगी। कहीं पर पूरी सड़क जलमय लग रही है, कहीं पर लोगों के गांव जो है वो डूब चुके हैं, लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या अब गहराती चली जा रही है। वहीं कई जगहों पर अब लोग नावों पे बैठकर सुरक्षित ठिकाने का रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के चपलून से शुरुआत करते हैं। वहां की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। वहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तबाही मचनी शुरू हो गई है। इतनी बारिश हो रही है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई, सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। मतलब ये कि सड़क चारों तरफ से पानी से ढकी हुई लग रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर दरिया बह रहा हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सड़क किनारे मौजूद सब मकान डूबे दिख रहे होंगे आपको। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही पानी में समा गया हो। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, गाड़ियां जो हैं वो आपको डूबी हुई से नजर आएंगी। अगर गौर से आप देखें पानी का स्तर कितना ज्यादा है, अंदाजा लगाइए। चारों तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो पानी ही पानी है, और पानी के बीच में जिंदगी की रफ्तार कैसे थम गई है ये दिखती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों के बाहर पानी है, और कहीं भी जाने से पहले कितना सोचना होता होगा, मजबूरी लोगों के सामने कितनी होगी। और बारिश लगातार हो रही है। अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश और होगी। अगर बारिश और होती है तो स्थितियां और क्या हो सकती हैं, जरा ये दो तस्वीरें इस बीच देखिए। ये सड़क है जो पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा नजर आ रहा है। सड़क पर सैलाब सी तस्वीरें दिख रही हैं। पानी में गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई सी नजर आ रही हैं। कल रात में 4 बजे से चिपलून और आजू बाजू का जो परिसर है वहां बड़ी तरह से बाढ़ का पानी जोर से आना चालू हुआ, और अभी चारों तरफ मुंबई से आने वाला रास्ता भी बाढ़ बंद हो गया है। वहां कराड़ से चिपलून में आने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। गोवा से चिपलून आने वाला भी रास्ता बंद हो गया है। इसी के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो तैयारी की गई है वो थोड़ी उसमें बाधा आ रही है। अब जरा आपको महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीरें भी दिखा दें। भारी बारिश वहां पर भी हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, पूरे इलाके में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से वहां कुछ इलाकों का संपर्क टूट चुका है शहरों से, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर फंसे नजर आए। वहीं मकानों के आसपास पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई उफनती नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां बने पुलों के ऊपर तक पानी आ गया, जिसके बाद गांव के गांव टापू बने नजर आए। वहीं रत्नागिरी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया, जिसके बाद उसके ऊपर बना एक पुल नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। पुल के बहने से आसपास के कई गांवों का संपर्क शहरों से कट गया। आप देखिए, ये पुल पानी का बहाव इतना तेज कि सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये रखती हो, और ऐसे में ये पुल भी बहुत देर टिक नहीं पाया। पानी के तेज बहाव के साथ ये पुल भी रत्नागिरी में बहता हुआ नजर आया। वहीं महाराष्ट्र के उल्लासनगर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं, और जिन रास्तों पर गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, उन पर अब नाव चलती नजर आ रही है। प्रशासन ने नावों के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ों से पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। जहां तक आपकी नजर इस वक्त जा रही होगी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें दरिया बनी नजर आई। सड़कों पर पानी का कब्जा होने से वहां से गुजर रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। वहीं महाराष्ट्र के कसारा की भी तस्वीर दिखाएं। भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा है। खबर यह भी कि रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। इस तबाही से रेलवे भी नहीं बच पाई है और नासिक में खासा असर देखने को मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार सर हैं।
सर सबसे पहले जान लेंगे ताजा स्थिति क्या है इस वक्त। देखिए, दोनों घाट सेक्शन जो है मुंबई डिवीजन के, कसारा घाट सेक्शन, भोर घाट सेक्शन में भारी वर्षा के कारण वहाँ पे कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, कई जगहों पर बोल्डर्स गिरे हैं। तो वहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क जो है वॉर फुटिंग पर चल रहा है। हमारे जनरल मैनेजर श्री आलोक कंसल खुद पर्सनली उसे मॉनिटर कर रहे हैं। डीआरएम हैं शलभ गोयल जो भी कंट्रोल से उसे मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स, एडीआरएम, एचओडी लेवल के ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। और सारी जितनी हमारी यंत्रणा है, सारी सिस्टम जो है वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। तो हमने जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है कल्याण से इगतपुरी, यहाँ पे उम्बरमाली स्टेशन पर ट्रैक वॉश आउट हुआ था, वहाँ पे हमने ट्रैक फिट कर दिया है। खड़ौली वाशिंग सेक्शन में ट्रैक वॉश आउट हुआ था, वहाँ पे हमने ट्रैक फिट कर दिया है। अंबरनाथ बदलापुर में जो वाटर लॉगिंग होकर वहाँ पे क्षति पहुँची थी ट्रैक को, वो भी हमने फिट करके, जो सुबह अंबरनाथ से सीएसटी गाड़ी चल रही थी, अभी बदलापुर तक गाड़ी चल रही है। लेकिन इसके बाद बदलापुर, वांगनी, करजत जो सेक्शन है वहाँ पे अभी भी ट्रैक के ऊपर पानी है। वहाँ पे पानी रिसीड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ट्रैक हमारा कितना डैमेज हुआ है, बाकी हमारे एसेट्स कितने डैमेज हुए हैं। उसके बाद ही अनुमान लग पाएगा कि इसको कितना समय लग पाता है। वहीं मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। मुंबई के नजदीक भिवंडी इलाके में मौजूद गणेश नगर नाम का एक गाँव पानी में डूब गया। गाँव में रहने वाले करीब 20 लोग वहां फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए थाने से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। भिवंडी के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये भिवंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के मकान डूब चुके हैं, उनका सामान बह चुका है, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना। ऐसे में सिर्फ उम्मीद की नजरों से प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि लोग। कई बार टीम जो है वो सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाती हैं तो लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसी स्थितियां होती हैं जहां लोग ऐसे ही हालात में रहने को मजबूर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई राहत वहां पहुंचे उन लोगों तक जो उन्हें वहां से निकाले। ऐसे में दुविधा की स्थिति तो ये कि कई इलाके में अभी भी बारिश हो रही है। जहां कमर तक पानी भरा हुआ है वहां बारिश और होने की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं, इस बात का अंदाजा भी वहां रह रहे लोगों को है। इसीलिए चिंताएं और बढ़ रही हैं।